नमस्कार दोस्तों, द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां BCOS 186 की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। जहां पहली वीडियो में हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया था, वहीं दूसरी वीडियो में हमने तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन के आंसर को आपके साथ डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, जहां हम पाँचवें क्वेश्चन को, छठे क्वेश्चन को, सातवें क्वेश्चन को और आठवें क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 8 ही क्वेश्चन थे और इनमें से कोई से भी हमें 5 करने थे, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है उसके आंसर जो है वो आपको समझाऊंगा। तो पांचवा क्वेश्चन जो आज हमारा है वह क्वेश्चन है कि विक्रय रिपोर्ट के महत्व की व्याख्या कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर है, एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। छठा क्वेश्चन है, विक्रय में नैतिक और कानूनी मुद्दों की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए विक्रय समापन तकनीकों की व्याख्या कीजिए। और फिर 4 में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। तो चलिए अब इन सभी क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो हम अच्छे से समझते हैं। अगर आपको इन आंसरों की PDF चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चनों की वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, ताकि चीज़ें जो हैं वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो सकें। पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा वो यहाँ से शुरू है। ये तो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन पेपर देखा था कि पांचवें क्वेश्चन के 2 भाग हैं। पहला भाग कह रहा है कि विक्रय रिपोर्ट के महत्व की व्याख्या कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई विक्रय रिपोर्ट होती क्या है। तो देखो, विक्रय का मतलब होता है सेल्स और रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट, यानी कि सेल रिपोर्ट। तो सेल रिपोर्ट एक तरीके का ड्राफ्ट है जिसमें एक निश्चित समय सीमा के अंदर जितनी भी सेल हुई है उसकी सारी एक्टिविटी को दर्ज किया जाता है, इसलिए इसे विक्रय प्रपत्र भी कहा जाता है। तो जैसे भाई देखो, आप किसी दुकान में गए या मॉल में गए या किसी कंपनी में गए, तो वहाँ पर एक निश्चित समय में, यानी कि 1 महीने का टाइम भी हो सकता है, 2 महीना के भी हो सकता है और पूरा एक बजट ईयर भी हो सकता है। तो हम ये देखेंगे भाई पूरे बजट ईयर में कितना सामान बिका इस बार, कितने का नेट प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ, कहाँ पर चीज़ें बराबर रहीं। इन तमाम चीज़ों की एक रिपोर्ट बनाई जाती है, और इसी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, सेल्स रिपोर्ट या फिर विक्रय रिपोर्ट कहते हैं। तो विक्रय रिपोर्ट थोड़ा सा आपको हिंदी में दिक्कत आ रही होगी, बट इंग्लिश में आप समझ चुके होंगे। इसे सेल्स रिपोर्ट कहते हैं कि जैसे भाई कोई कंपनी है, तो उस कंपनी में क्या है, सामान कितना बिका साल भर में, या फिर महीने भर का भी समय हो सकता है। हर महीने की भी रिपोर्ट आ सकती है, 6 महीने की भी रिपोर्ट आ सकती है, 3 महीने की भी रिपोर्ट आ सकती है, और साल भर की रिपोर्ट भी आ सकती है, और हो सकता है हफ्ते भर की भी रिपोर्ट आए। तो ये अपना अपना समय है, फिक्स है, ठीक है। तो वो उस कंपनी के ऊपर है कि भाई वो हर हफ्ते की रिपोर्ट ले रही है, या महीने की रिपोर्ट मंगा रही है, या 6 महीने की रिपोर्ट मंगा रही है। तो सेल्स रिपोर्ट क्या है, तो सेल्स रिपोर्ट एक प्रकार का प्रपत्र है, एक प्रकार का ड्राफ्ट है, जिसमें एक निश्चित समय सीमा में, और वो समय सीमा 1 हफ्ते भी हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है, महीने भर की भी हो सकती है, साल भर की भी हो सकती है। तो उस दौरान कितना सामान बेचा गया है, कितनी विक्रय गतिविधियां हुई हैं, उन सब का लेखा जोखा उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है। अब जो सेल्स रिपोर्ट होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमसे यही पूछ रहा है कि जो सेल्स रिपोर्ट है इसकी इंपॉर्टेंस बताओ भाई, विक्रय रिपोर्ट का महत्व बताओ। तो देखो, सेल्स रिपोर्ट का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी संगठन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स रिपोर्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रदर्शन रहा है, वो सब जो है उस रिपोर्ट में लिखा रहता है। तो रिपोर्ट का महत्व क्या है, इसके कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखो, सेल्स रिपोर्ट का जो पहला महत्व है वो ये है कि इससे हम क्या करते हैं कि विक्रय प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि सेल्स रिपोर्ट हमें यह बताती है कि एक निश्चित समय में कितने प्रोडक्ट बिके हैं या कितनी जो सर्विसेज हैं उसे बेचा गया है। इससे ये पता चल पाता है कि संगठन का टारगेट कितनी सक्सेसफुली पूरा हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक टारगेट होता है भाई कि इस महीने में इतना सामान बेचेंगे। तो ऐसे में ये जो सेल्स रिपोर्ट होती है, इससे ही पता चल पाता है कि भाई इस समय में हमने कितने सामान बेचा है, कितना उत्पाद बेचा है, कितनी सेवाएं बेची हैं, और इससे हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि संगठन अपना टारगेट अगली बार कितना बढ़ाएगा या कितना घटाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्स रिपोर्ट के आधार पर ही तय की जाती हैं। दूसरा महत्व क्या है सेल्स रिपोर्ट का, दूसरा महत्व यह है कि निर्णय लेने में सहायता मिलती है इससे।
तो जब हम सेल्स रिपोर्ट को तैयार करते हैं तो सेल्स रिपोर्ट के जो कंक्लूजन होते हैं, जो उसके निष्कर्ष होते हैं, उसके आधार पर जो मैनेजर होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की रणनीतियाँ बनाते हैं, नई नई पॉलिसियाँ बनाते हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही तय किया जाता है कि भविष्य में कौन सा प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, बाजार में किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, मान लो प्रोडक्ट में ये हुआ कि भाई सामान ए कम बिका और सामान बी ज़्यादा बिका, तो हमें इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय करना पड़ेगा भाई सामान ए कम क्यों बिका, कुछ उसमें कमी है या बाजार की क्या डिमांड है, और इसके साथ साथ बी बिका है तो इसका अब नया वर्जन हम कैसे लॉन्च करेंगे। तो इस रिपोर्ट से हमें ये निर्णय लेने में भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो सिंपल सी बात है भाई, सेल्स रिपोर्ट क्या है। तो आपको सेल्स रिपोर्ट तो पता ही चल गई है कि सेल्स रिपोर्ट एक निश्चित समय में जितनी भी सेल्स एक्टिविटी हुई है उसको दर्ज करने वाला एक पत्र है। और इसका महत्व ये है कि इससे हमें विक्रय प्रदर्शन के बारे में पता चलता है कि भैया साल भर में या महीने भर में या पर डे कितनी सेल्स हुई है। साथ ही साथ इससे हमें आगे की पॉलिसी बनाने में भी मदद मिलती है। तीसरा लाभ ये है इस रिपोर्ट का कि इससे हमें प्रॉफिट के बारे में पता चल जाता है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है ये पता चल जाता है। तो सेल्स रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि हमारे संगठन ने कितना राजस्व प्राप्त किया है, यानी कि कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कॉस्टिंग के मुकाबले प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यानी कि संगठन की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में भी हमें इस रिपोर्ट से पता चल जाता है। इसके साथ साथ बाजार की प्रवृत्तियों के बारे में भी हमें सेल्स रिपोर्ट से पता चलता है। अब बाजार की प्रवृत्तियां क्या होती हैं, बाजार की प्रवृत्तियां मतलब ये होता है कि भाई किस सामान की ज़्यादा डिमांड है, बाजार कंपनी से क्या आशा कर रहा है, भविष्य में किस प्रकार की योजना बनानी पड़ेगी, भविष्य में कौन से डिसीजन लेने पड़ेंगे, ये सब हमें सेल्स रिपोर्ट से पता चलता है। इसके अलावा सेल्स रिपोर्ट का अगला सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके प्रदर्शन के बारे में भी हमें इस रिपोर्ट से पता चल जाता है। तो जो टीम के प्रत्येक जो मेंबर हैं उनका प्रदर्शन कैसा है ये भी रिपोर्ट से पता चलता है। किस सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा सामान बेचा है उसके बारे में भी पता चलता है। कौन कौन से कर्मचारी बेहतर परिणाम दे रहे हैं और किन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, यानी कि जो कर्मचारी बेहतर परिणाम नहीं दे रहे हैं तो उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आने वाले समय में ग्राहकों को और ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर सकें। तो ये सब किसके आधार पर होता है, सेल्स रिपोर्ट के आधार पर होता है। इसके अलावा सेल्स रिपोर्ट में अगली चीज़ जो पता चलती है वो ये पता चलती है कि कंपटीशन किससे है, प्रतिस्पर्धा किससे है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। तो विक्रय रिपोर्ट के माध्यम से यानी कि सेल्स रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि भाई हमारी कंपनी का जो कंपटीशन है वो किससे हो रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे डेटा इकट्ठे किए जाते हैं और इन डेटा के आधार पर रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। भविष्य की योजनाएं भी सेल्स रिपोर्ट के आधार पर बनाई जाती हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि भाई सेल्स रिपोर्ट में सिर्फ डाटा इकट्ठा नहीं किया जाता बल्कि संगठन की वर्तमान में स्थिति क्या है और भविष्य में दिशा क्या होगी ये भी सेल्स रिपोर्ट से पता चलता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई सेल्स रिपोर्ट क्या होता है, इसके क्या महत्व हैं, तो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने में आप सक्षम हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए ताकि हमें पता चल पाए चीज़ें आप तक कितनी पहुँच पा रही हैं। अब अगला क्वेश्चन था भाई एक अच्छी रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं बताओ। तो सिंपल सी बात है, एक अच्छी रिपोर्ट आप किसे कहोगे। मैं आपको कह रहा हूँ एक रिपोर्ट बनाओ, तो आप एक रिपोर्ट जब बनाओगे तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखोगे। तो सिंपल सी बात है, एक अच्छी रिपोर्ट वही होगी भाई जो स्पष्ट हो, जो सिस्टमेटिक हो यानी कि व्यवस्थित रूप से हो और उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी भी हो। तो किसी भी रिपोर्ट को बनाते वक्त हम सभी विषयों का ध्यान रखेंगे, सभी समस्याओं का ध्यान रखेंगे, जितने भी फैक्ट हैं, फैक्ट को हिंदी में तथ्य बोलते हैं, तथ्यों पर भी ध्यान रखेंगे और समाधानों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेंगे। तो एक अच्छी रिपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक अच्छी रिपोर्ट की सबसे पहले विशेषता होती है कि उसके अंदर क्लैरिटी होती है यानी कि स्पष्टता होती है। रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला बंदा आसानी से रिपोर्ट को समझ पाए। ये नहीं कि रिपोर्ट में बेमतलब के जटिल शब्दों का प्रयोग किया, कठिन शब्दों का प्रयोग किया, तो ऐसे में पढ़ने वाला समझ ही नहीं पाएगा, तो रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष क्या निकालेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो एक फाइनेंशियली रिपोर्ट है, एक वित्तीय रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि भाई पिछले साल में जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो 15% रहा। तो यानी कि हमने एक रिपोर्ट तैयार करी, उस रिपोर्ट में हमने एक लाइन लिखी कि पिछले साल हमारा जो प्रॉफिट रहा वो 15% रहा। इसे एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे लिख दें कि पिछले साल जो प्रॉफिट है हमारा 15% रहा। दूसरा तरीका इसे लिखने का ऐसा है कि पुनरावृत्ति राजस्व धाराओं में सकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई। अब भाई कोई बंदा अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार के अगर वर्ड यूज़ करेगा कि पुनरावृत्ति राजस्व धाराओं में सकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई, तो ये तो बहुत जटिल भाषा हो जाएगी। तो ऐसी जटिल भाषा का उपयोग करने से बचना चाहिए। रिपोर्ट में सिंपल भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि पढ़ने वाला बंदा टारगेटली आराम से बहुत अच्छे से समझ पाए। तो हम क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं भाई कि एक अच्छी रिपोर्ट की क्या विशेषता होती है। तो एक अच्छी रिपोर्ट की पहली विशेषता ये होती है कि रिपोर्ट स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला आसानी से समझे। बेमतलब के जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग जहाँ जरूरत हो तभी करना चाहिए। दूसरी बात होती है एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता संक्षिप्तता।
देखो कोई भी जो रिपोर्ट है अगर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, अब कोई रिपोर्ट मान लो 1000 पन्ने की रिपोर्ट बन गई तो बंदा कैसे ही पढ़ेगा। तो रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी कि जितने आंकड़े की जरूरत है उतने ही आंकड़े उसमें शामिल करने चाहिए। तो कह रहा है एक अच्छी रिपोर्ट वही होगी जिसमें केवल महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे बस, और इंपॉर्टेंट ही डाटा होंगे। बेमतलब की जानकारी से बचना चाहिए ताकि पढ़ने वाले का समय बच सके और वो मेन सब्जेक्ट पर अपना फोकस कर सके। तो एक अच्छी रिपोर्ट की पहली विशेषता क्या होती है कि उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। एक अच्छी रिपोर्ट की दूसरी विशेषता क्या होती है, वो संक्षिप्त होनी चाहिए। एक अच्छी रिपोर्ट की जो तीसरी विशेषता होती है वो संगठन के हिसाब से होनी चाहिए। अब संगठन के हिसाब से कैसे, तो देखो एक अच्छी रिपोर्ट का सबसे पहली बात तो है एक शीर्षक हो, यानी कि टाइटल देखने के बाद ही समझ में आ जाए कि भाई रिपोर्ट में हमें क्या पढ़ना है। टाइटल के बाद एक सब टाइटल होना चाहिए, यानी कि उपशीर्षक होना चाहिए, और फिर एक अनुक्रमण यानी कि स्टेप लगा होना चाहिए, जिसमें पहली स्टेप में पहली बात, दूसरे स्टेप में दूसरी बात, तीसरे स्टेप में तीसरी बात, ताकि पढ़ने वाला बंदा आसानी से जानकारी को प्राप्त कर सके। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एक अच्छी रिपोर्ट की, तो उसकी सबसे पहले एक प्रस्तावना होती है, ठीक है, इंट्रो होता है। इंट्रो पढ़ने के बाद ही हमें पता चल जाता है भाई आगे चीज़ें क्या हैं। फिर समस्या का विवरण, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बताया जाता है। फिर उसके डेटा दिए जाते हैं, यानी कि डेटा के माध्यम से चीज़ें फिक्स की जाती हैं। फिर एक कंक्लूजन निकाला जाता है और फिर यह तय किया जाता है कि भाई इस रिपोर्ट की सिफारिशें क्या हैं। तो एक अच्छी रिपोर्ट वो होगी जिसमें एक अच्छी प्रस्तावना होगी, समस्या का विवरण अच्छे से किया जाएगा, डाटा का प्रयोग अच्छे से किया जाएगा, निष्कर्ष एक अच्छा होगा और क्या भविष्य की सिफारिशें हैं। तो एक अच्छी रिपोर्ट वही होगी जिसमें ये सारे के सारे तत्व शामिल होंगे। तो आपसे पूछा जाए भाई एक अच्छी रिपोर्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, तो आप बोलोगे एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं होती है कि उसमें क्लैरिटी होती है, उसमें संक्षिप्तता होती है, और वो एक शोध रिपोर्ट में प्रस्तावना, समस्या, डाटा विश्लेषण, निष्कर्ष ये सब शामिल होने चाहिए। एक अच्छी रिपोर्ट की अगली विशेषता है भाई उसमें सटीकता, यानी कि एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। तो रिपोर्ट में जितने भी डाटा हैं, जितने भी फैक्ट हैं, वो सारे आप बिल्कुल पहले से ही चेक कर लो कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि अगर आपने गलत जानकारी दी तो भाई रिपोर्ट पर कोई विश्वास करेगा नहीं। अगली बात है कि एक अच्छी रिपोर्ट का ना एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि एक उद्देश्य भी होना चाहिए। यानी कि रिपोर्ट तैयार करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चापलूसी ना करें, कहीं हम ऑर्गेनाइजेशन की चापलूसी कर रहे हैं और जो चीज़ें गलत है वो रिपोर्ट में लिखी नहीं रहे हैं, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन एक दिन बंद हो जाएगा। तो रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, रिपोर्ट निष्पक्ष होनी चाहिए, फैक्ट पर बेस होनी चाहिए, और लेखक की अपनी राय से उसे अलग रखना चाहिए, ये नहीं कि अपनी राय भी लपेट दी। उदाहरण के लिए मान लो हम एक पर्यावरण पर रिपोर्ट लिख रहे हैं कि भाई कार्बन में वृद्धि हुई है, यानी कि कार्बन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में ये मत लिखो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है बहुत गंभीर, तो जब तुम्हें पता ही नहीं है कि जलवायु परिवर्तन गंभीरता से आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इसका कोई साइंटिफिक आपके पास एविडेंस नहीं है, तो फिर क्यों लिख रहे हो। तो आप क्या लिखो, कार्बन में वृद्धि हुई है, तो सिर्फ ये बताओ कार्बन में वृद्धि हुई है, और फिर इसके लिए डाटा बताओ कि पिछले साल जो कार्बन का स्तर था वो इतना था, अब जो कार्बन का स्तर है वो इतना है। तो एक रिपोर्ट में सिर्फ जितनी बातें कही गई उतनी होनी चाहिए। एक अच्छी रिपोर्ट वही मानी जाएगी जिसमें दृश्यात्मकता हो, यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, यानी कि आंकड़ों को बेहतर समझाने के लिए ग्राफ का यूज़ किया गया हो, चार्ट का यूज़ किया गया हो, टेबल्स का यूज़ किया गया हो। ये सब रिपोर्ट को ना अट्रैक्टिव बनाते हैं और पढ़ने में और समझने में आसानी होती है। जैसे मान लो एक कंपनी की आप रिपोर्ट बना रहे हो कि पिछले साल से इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे और ये बताओगे भाई ये इस तरीके से ग्राफ बनाओगे कितने % क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो बंदा चीज़ों क्या है समझ जाएगा। एक रिपोर्ट में समस्या और समाधान की प्रस्तुति भी होनी चाहिए, ये नहीं कि रिपोर्ट में खाली आप समस्याएं बता रहे हो, समाधान भी प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कर्मचारियों के प्रदर्शन की रिपोर्ट है तो इसमें लिखना चाहिए कि बिक्री में कमी हो रही है, और इसका समाधान ये होगा कि अगर हम अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दें, समय सीमा तय करें। और हर एक अच्छी रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें सिफारिशें भी होती हैं। तो रिपोर्ट को पाठक के लिए उपयोगी बनाने के लिए अंत में सिफारिश भी देनी चाहिए कि अगर लाभ कम हो रहा है तो सुझाव दो कि भैया हमारी कंपनी का लाभ हो रहा है, लाभ कम हो रहा है तो क्या करो, आप विज्ञापन ज़्यादा करो, 10% विज्ञापन ज़्यादा कर दो। तो आपसे कहा जाए कि एक अच्छी रिपोर्ट क्या है, तो आप बोलोगे भाई सबसे पहली बात तो यह है एक अच्छी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी रिपोर्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, हर एक बंदा पढ़े तो समझ जाए। संक्षिप्तता, यानी कि रिपोर्ट ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत वाले फैक्ट रखने चाहिए, बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। एक अच्छी रिपोर्ट का एक अच्छा टाइटल होना चाहिए, सब टाइटल होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट में जितने भी डाटा हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, यानी कि एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। रिपोर्ट का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए रिपोर्ट, बेमतलब की चीज़ें नहीं लिखी होनी चाहिए, और आंकड़ों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए चार्ट वगैरह का यूज़ करना चाहिए, ग्राफ का यूज़ करना चाहिए, टेबल्स का यूज़ करना चाहिए। समस्याओं को मत बताओ, सिर्फ समाधान के बारे में भी बताओ, तो ही हम एक रिपोर्ट को अच्छी रिपोर्ट मानेंगे। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है भाई एक अच्छी रिपोर्ट की क्या विशेषताएं, तो मैं मान के चल रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप कर दोगे। अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp
पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का जो कांटेक्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि सेल्स में नैतिक और कानूनी मुद्दों की क्या व्याख्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, मेरे हिसाब से तो ये हर साल पेपर में देना चाहिए, और इस बार भी आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। तो वो कह रहा है विक्रय में नैतिक मुद्दे और कानूनी मुद्दे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि भाई नैतिकता का मतलब क्या है और कानूनी मुद्दों का मतलब क्या है। तो देखो, विक्रय में नैतिक मुद्दे क्या होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना एथिकल इशू। और जहाँ पर भी आज के बाद ये वर्ड आपके सामने आ जाए कि नैतिकता या एथिक्स, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि एथिक्स का मतलब ये होता है कि सही और गलत क्या है। तो नैतिकता का संबंध सही और गलत के सिद्धांत से है। और जब आप सेल्स में जाते हो, विक्रय में जाते हो, तो ऐसे में आपके सामने सही और गलत के मुद्दे बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि कंपनियां कई बार क्या होती है, गलत तरीके से भ्रमित करने वाले काम करती है। तो जैसे सपोज डेट आपने एक कंपनी खोली, अब मान लो आपने एक कंपनी खोली लेकिन उसका रेस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, तो आपने एक सत्य के मार्ग पर चल रहे थे। आपकी कंपनी ने, जब आपने कंपनी खोली थी ना, तभी आपने शपथ ले ली थी कि हम किसी भी तरीके से ग्राहकों के साथ गलत नहीं करेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, अपने सामान को बेचने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, अपने सामान को बेचने के लिए गलत तरीके का विज्ञापन नहीं देंगे, सत्य की राह पर चलेंगे, धीरे धीरे खाएंगे, धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, कंपनी धीरे धीरे करके चल ही नहीं रही है। तो अब क्या सोच रहे हो आप, अब आप ये सोच रहे हो कि मैं गलत तरीके का विज्ञापन कर दूं, गलत जानकारी दूं, भ्रामक जानकारी दूं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं कंपनी को चलाने के लिए। तो अब ये अनैतिक हो गया, ये गलत हो गया। तो भाई नैतिकता का संबंध सेल्स में क्या हर जगह पर है, और सेल्स में इसका बहुत ही ज़्यादा है। कई बार लोग क्या होता है, नकली घी बेच देते हैं, ठीक है। कई बार इस तरीके के विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे आपने गोरे काले वाली जो क्रीम है ये देखी होगी कि ये क्रीम लगाएं और 7 दिनों के अंदर गोरे हो जाएं। ये सब भ्रामक वो हैं, ये अनैतिकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ नैतिकता का मतलब पता चल गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भाई सेल्स में नैतिक मुद्दे कौन से हैं। तो सेल्स में नैतिकता का संबंध क्या है, सही और गलत के सिद्धांत में। और इसमें सेल्स में विक्रय का मतलब होता है सेल्स, यानी कि बेचना। तो सामान बेचते वक्त नैतिक मुद्दे तब उत्पन्न होते हैं जब कंपनियां क्या करती हैं, गलत तरीके की भ्रमित करने वाली जानकारियां देती हैं। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कई बार कंपनियां क्या करती हैं, भ्रामक विज्ञापन जारी करती हैं, यानी कि ऐसे एडवर्टीजमेंट करती हैं कि लोग क्या हो जाएं, भ्रमित हो जाएं। तो कई बार कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रोडक्शन की यानी कि अपने उत्पाद की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती हैं। तो जब कोई कंपनी अपने उत्पाद को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करे तो उसे भ्रामक विज्ञापन कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी दावा कर रही है भैया कि हमारा प्रोडक्ट है एक वजन घटाने वाला, और ये मात्र 1 महीने में 10 किलो वजन घटा देगा। अब आपको पता है भाई साइंटिफिक वे में ये बिल्कुल ठीक नहीं है। साइंटिफिक वे में 1 महीने में 10 किलो वजन नहीं घट सकता। और एक कंपनी दावा कर रही है भाई हमारा प्रोडक्ट लोगे तो 10 किलो वजन 1 महीने में गिरा देंगे, बिल्कुल मोटे से आपको बिल्कुल पतला कर देंगे। तो इस प्रकार का जो विज्ञापन होगा ना, ये भ्रमित करने वाला विज्ञापन होता है कि लोगों को भ्रमित करके अपना प्रोडक्ट बेचो। और ये इस तरीके का विज्ञापन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नैतिकता का उल्लंघन, क्योंकि आपने अपने जमीर को बेच दिया है। और आजकल के टाइम पे आपको पता ही है, सब जो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी ज़मीन को बेच दे रहे हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि आपका प्रॉफिट होगा नहीं होगा, वो अपने सामान को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बिजनेस के अंदर नैतिकता भी पढ़ाई जानी चाहिए, एथिक्स भी पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि बंदे को ये लगे यार हम इंसान को ही सामान बेच रहे हैं, सामान को सामान नहीं बेच रहे हैं। दूसरी समस्या क्या आती है, दूसरी समस्या आती है प्राइवेसी ब्रीच। आज के टाइम पर गोपनीयता का उल्लंघन बड़ा होता है। आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर थर्ड कंपनियां क्या करती हैं, डाटा इकट्ठे कर लेती लोगों की और किसी और को बेच देती हैं। तो हर एक ग्राहक की क्या है, प्राइवेसी होती है, और ये उसका फंडामेंटल राइट है कि हमारी भाई प्राइवेसी बनी रहे, गोपनीयता बनी रहे। गोपनीयता का मतलब होता है प्राइवेसी, ठीक है भाई। तो ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी को बिना उसकी अनुमति के साझा कर दिया जाता है, उसका मिसयूज किया जाता है, ये भी अनैतिक मुद्दा है। जैसे बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां जो हैं ग्राहक के डाटा को किसी और को बेच देती हैं, ये सब अनैतिक मुद्दे हैं, गलत काम है ये। कई बार ग्राहक को ऊपर क्या अनुचित दबाव बनाया जाता है, ग्राहक को उनके लाभ के खिलाफ किसी उत्पाद को खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे बैंक कर्मचारी फ़ोन करते रहेंगे, आप लोन ले लीजिए, आप लोन ले लीजिए, आप लोन ले लीजिए। तो ऐसे बार बार फ़ोन कर करके ना अनुचित दबाव बनाते हैं। और अब तो तुम्हें बताऊं मैं तुम्हें, कोचिंग इंडस्ट्री भी ऐसी हो गई है। एक बार आप इनरोल कर लो किसी भी एक कोचिंग कंपनी पर, नाम नहीं लूंगा मैं किसी को, 50 बार आपको कॉल करेंगे हमारा कोर्स खरीद लो, हमारा कोर्स खरीद लो। या नैतिक है ये? अरे जिस बंदा कोर्स खरीदना वो खरीद ही लेगा, 50 बार फ़ोन करने की क्या जरूरत है। तो ये सब क्या है, अनैतिक है। तो हम इसी प्रकार से खतरनाक और नकली सामान बेचना, तो कोई बंदा कम गुणवत्ता यानी कि कम क्वालिटी वाला सामान बेच रहा है, नकली सामान बेच रहा है, कॉपी किए हुए सामान बेच रहा है, तो ये अनैतिक है। हम क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन ये तो पढ़ रहे हैं कि भाई विक्रय में नैतिक मुद्दे क्या हैं। तो नैतिकता का संबंध किससे है, सही और गलत से है। और आज बड़े पैमाने पर जो सेल्स हो रही है उसमें कुछ नैतिक मुद्दे हैं कि भाई भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, लोगों को गलत तरीके से
अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है, लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके ऊपर बेमतलब का दबाव डाला जा रहा है, नकली और खतरनाक जो सामान है वो उनके ऊपर बेचे जा रहे हैं। ये कैसे मुद्दे हैं? नैतिक मुद्दे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कानूनी मुद्दों की, क्योंकि क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी हैं कि सेल्स में यानी कि विक्रय में कानूनी मुद्दे कौन से होते हैं और नैतिक मुद्दे कौन से होते हैं। तो अब देखो कानूनी मुद्दे क्या हैं। भाई कानूनी मुद्दे वो हैं जो इनके लिए कुछ नियम बने हैं, कुछ कानून बने हैं, ताकि सेल का जो प्रोसेस है उसे कंट्रोल किया जा सके और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। तो देखो सरकार समय समय पर कुछ नियम कानून बनाती रहती है ताकि जो हमारे कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, इनको क्या करें, हम सुरक्षित कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्राचीन काल से लेकर आज तक लोगों के साथ अलग अलग तरीके से धोखाधड़ी की जाती है। जैसे लोगों को सामान कम तौल दिया जाता है, तो सरकार क्या करती है, सरकार जो तराजू होता है उसका स्टैंडर्ड सेट करती है, उसको मान्यता देती है कि हाँ भाई, ताकि कोई भी बंदा कम ना तौले, कोई चीज़ मिलावट ना हो पाए। इसके लिए सरकार समय समय पर नियम कानून बनाती रहती है। तो जो ऐसे मुद्दे होते हैं इन्हें कानूनी मुद्दे कहा जाता है, लीगल इशू कहा जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मूल्य धोखाधड़ी। तो पहले लोग क्या होता था, बहुत ज़्यादा मूल्यों में धोखाधड़ी कर देते थे, प्राइस फ्रॉड करते थे। तो सरकार ने फिर एमआरपी सेट कर दी कि भाई कोई भी बंदा एमआरपी से ज़्यादा सामान नहीं, एमआरपी से ज़्यादा रेट पर सामान नहीं बेच सकता। तो कई बार सेल्स पर्सन यानी कि विक्रेता जानबूझकर उत्पाद की रियल कीमत छुपा लेते हैं और फिर ज़्यादा कीमत लोगों से वसूलते हैं। उदाहरण के लिए एक स्टोर डिस्काउंट का दावा करता है लेकिन अधिक कीमत करके बेचता है। तो इसके लिए सरकार ने कंज्यूमर कोड भी बना दिए हैं कि भाई कोई आपसे इस प्रकार की धोखाधड़ी करे तो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उसके ऊपर केस कर दो, आपको पूरा पूरा मुआवजा दिया जाएगा। तो ये सब कैसे मुद्दे हैं, ये कानूनी मुद्दे हैं। कई बार कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया जाता है, यानी कई बार क्या होता है, विक्रेता ग्राहक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता। जैसे कि उसने कहा भाई ग्राहक को हम समय पर डिलीवरी देंगे, लेकिन अब उसने टाइम पर डिलीवरी नहीं दी, तो ये भी तो गलत है। तो कानूनी मुद्दा, आप इसके लिए केस कर सकते हो। तीसरा, कई बार लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, वस्तुओं की जमाखोरी करते हैं। अब ये वस्तुओं की जमाखोरी क्यों करते हैं, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो प्याज की फसल हुई है अभी, तो बहुत सारे जमाखोर पता क्या करेंगे, ये बहुत सारा का सारा प्याज स्टॉक में रख लेंगे और मार्केट में दिखाएंगे कि प्याज की कमी हो गई है, ताकि क्या हो, रेट बढ़ सके और ज़्यादा कीमत पर फिर हम अपना सामान बेच सकें। फिर सरकार क्या करती है, फिर सरकार इनके जगह पर रेड मारती है और सारा सामान इनसे वसूल लेती है। इसके अलावा आज के टाइम पर बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन विक्रय धोखाधड़ी हो रही है। तो वर्तमान में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन लेन देन हो रहा है, जिसकी वजह से साइबर अपराध भी हो रहे हैं। लोगों के जो पैसे हैं उनसे लूट ले जा रहे हैं, बैंक से अकाउंट खाली हो जा रहा है, बैंक का अकाउंट पूरा खाली हो जा रहा है, नकली वायदे किए जा रहे हैं, गलत जानकारी दी जा रही है, दिखाया कुछ और जा रहा है, भेजा कुछ और जा रहा है। ये सब कानूनी मुद्दे हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भाई सेल्स में नैतिक मुद्दे और कानूनी मुद्दे कौन से हैं, तो देखो नैतिक मुद्दे वो मुद्दे हैं जो व्यक्ति के अपने मन पर छोड़ दिए गए कि भाई क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, खुद भी सोच लो। तुम भी इंसान ही हो, दूसरे इंसान को ही अपना सामान बेच रहे हो, तो इंसानियत कुछ तो रखो अपने अंदर, इतनी हैवानियत क्यों ला रहे हो। तो कुछ मुद्दे हैं ही ऐसे जो नैतिक मुद्दे होते हैं। इसमें क्या है, गलत विज्ञापन कर रहे हैं लोग बाग, ये गलत है। लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं, लोगों के ऊपर बेमतलब का दबाव डाल रहे हैं, खतरनाक नकली सामान बेच रहे हैं, जमीर भी साथ दे रहा है इन लोगों का, घी नकली बेच देते हैं, खबरें आती हैं लड्डू में कुछ मिलाकर बेच दिया। ये गलत चीज़ें हैं। यानी कि लोगों की ना मॉरलिटी बहुत कम हो चुकी है, एथिक्स बिल्कुल डाउन हो चुकी है। लोग अब इंसान ही नहीं रहे जो लोग ऐसा काम करते हैं। फिर सरकार इसे क्या करती है, सुरक्षित करने के लिए कुछ कानूनी मुद्दे बनाती है। कानूनी मुद्दे वो हैं कि जिन मुद्दों का हनन होने पर आप सीधे अदालत जा सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। जैसे कोई मूल्य की धोखाधड़ी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रहा है, वस्तुओं की जमाखोरी कर रहा है, ऑनलाइन आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो ये सब नैतिक और कानूनी मुद्दे हैं। नैतिक और कानूनी मुद्दों से लोगों को बचाने के लिए क्या करना होगा, आपको लोगों की स्वतंत्र ऑडिट करनी होगी, कंपनियों की निगरानी करनी होगी, लोगों को अवेयर करना होगा और सख्त नियम बनाने होंगे ताकि लोगों को इन सब चीज़ों से बचाया जा सके। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। देखो मेरी कोशिश है कि मैं आपको 100% दूँ, बट मैटर यही करता है कि डिस्टेंस जो लर्निंग है इसमें कुछ तो कमियाँ रह ही जाती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं ताकि अगली वीडियो में हम अपनी कमियों को सुधार सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त उदाहरण दीजिए कि विक्रय समापन तकनीक क्या होती है। यानी कि विक्रय समापन तकनीक को बताते हुए उसके उदाहरण देने हैं। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि विक्रय समापन टेक्नोलॉजी क्या है, यानी कि सेल्स क्लोजिंग तकनीक क्या है। तो देखो हम सामान खरीदने गए, सेल्स पर्सन ने हमें अगर सामान बेच दिया तो ये सेल्स क्लोजिंग कहलाएगी। यानी कि हम सामान गए लेने, हमारे जितने भी क्वेश्चन थे बंदे ने उसका आंसर दे दिया, हमें पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिया और हम सामान खरीद के ही वापस निकले किसी भी आउटलेट से। तो ये मान के चलो इसे सेल्स क्लोजिंग कहते हैं। यानी कि आप किसी दुकान पर गए, मॉल में गए, बाजार में गए, तो पहले आप सामान को देखोगे, सेल्स पर्सन आपको सामान समझाएगा, ये ऐसा है, ये है, वो है, और एंड में आपको सामान बेच ही देगा। तो इसे क्या बोलेंगे, सेल्स क्लोजिंग बोलेंगे।
लिखना कैसे, ये तो समझने वाली बात हो गई। तो सेल्स क्लोजिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक विक्रेता मतलब कौन है, सेल्स पर्सन, जो सामान बेचने वाला है, ये ग्राहक को खरीद निर्णय के लिए प्रोत्साहित करेगा। यहाँ पर यानी कि सेल्स पर्सन ग्राहक को मोटिवेट करेगा कि भाई आप ये सामान ले ही लें। और समापन तकनीक के अलग अलग चरण होते हैं, यानी कि सबसे पहले वो सामान को इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा, प्राइस के बारे में बताएगा, सामान का कंपैरिजन दूसरे प्रोडक्ट से करेगा और ग्राहक को बिल्कुल संतुष्ट कर देगा। ग्राहक उत्पाद और सेवा खरीदने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड तरीके से आगे बढ़ेगा और फाइनली सामान खरीद लेगा। और इस सब के लिए सेल्स पर्सन को ग्राहक की आवश्यकताओं के बारे में समझ होनी चाहिए, ग्राहक किन चीज़ों को प्राइमरी यानी कि ग्राहक किन चीज़ों को प्राथमिकता दे रहा है ये समझना चाहिए, और ग्राहक का मनोविज्ञान भी समझना चाहिए। तो आपसे कोई पूछे भाई सेल्स क्लोजिंग क्या होती है, तो आप बोलोगे सेल्स क्लोजिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो सेल्स पर्सन है ना, यानी कि विक्रेता है, वो अपने ग्राहक को सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। और इस समापन तकनीक के अलग अलग चरण होते हैं, जहां पहले चरण में क्या करता है, वो पहले चरण में सेल्स पर्सन ग्राहक को सामान के बारे में बताता है, उसको अलग अलग कंपनियों से उसका कंपैरिजन करता है, और फिर कैसे ना कैसे करके ग्राहक की जो रुचि है वो सामान के अंदर जगा देता है, और फिर फाइनली सामान जो है ग्राहक को बेच देता है। तो इस प्रकार से जो ये पूरा प्रोसेस है इसे सेल्स क्लोजिंग कहते हैं। अब सेल्स क्लोजिंग की जो टेक्निक है वो बहुत सारी टेक्निक है, इनमें से कुछ मेन टेक्निक जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। जैसे सबसे पहली जो टेक्निक है उसका नाम है विकल्प समापन। विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन। तो इस तकनीक के मामले में सेल्स पर्सन पता है क्या करता है, वो आपको दो वस्तुओं के बीच चुनने के लिए कहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं पर वॉशिंग मशीन खरीदने गए हो, तो ग्राहक से पूछेगा आप किस मॉडल की वॉशिंग मशीन खरीदना पसंद करोगे सर। अब ऐसे में जो ग्राहक है वो मना तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मशीन तो खरीदने गया है, तो वो कहेगा जी मैं इस मॉडल की मशीन खरीदना चाहूँगा। तो इसमें नो वाला जो विकल्प है वो खत्म हो जाता है। तो विकल्प समापन का मतलब क्या है कि आप किसी शोरूम में गए और वहाँ पर जाकर बंदे ने कहा कि आप किस मॉडल का सामान खरीदोगे, तो जैसे ही उसने ये कहा तो आप ये तो कहोगे नहीं मैं कुछ सामान खरीदने नहीं आया हूँ, तो कुछ तो बताओगे ना, और यहीं से आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसे बोलते हैं विकल्प समापन, यानी कि सामने वाले की आपने चॉइस खत्म कर दी। तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं सेल्स पर्सन, ठीक है, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, ये आपके ऑप्शन ही खत्म कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द आप सामान खरीदें और जाएं। दूसरा होता है स्टैंडिंग रूम ओनली क्लोज टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या होती है, इसमें सेल्स पर्सन ये चाहता है कि सामान उसने बताया और ग्राहक अब तुरंत ही खरीद ले, यानी कि सामने वाले को सामान के बारे में अच्छे से बताया गया है और ग्राहक अब अपना फैसला तुरंत ले लें। क्योंकि कई बार ग्राहक भी बड़े चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं पूरे उत्पाद देख लेते हैं, पूरे ब्रांड देख लेते हैं और सेल्स पर्सन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। सेल्स पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ये बंदा सामान खरीद ही लेगा, लेकिन ग्राहक क्या करता है सामान तय किए बिना छोड़ देता है, कहता है कुछ और दिखाओ। अब ऐसे में ये निश्चित होता ही नहीं ग्राहक सामान खरीदेगा नहीं खरीदेगा। ऐसे में सेल्स पर्सन ग्राहक के ऊपर फिर मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि सेल्स क्लोजिंग की टेक्निक क्या क्या हैं। तो सेल्स क्लोजिंग की पहली टेक्निक तो ये है, सेल्स क्लोजिंग का मतलब ये है कि ग्राहक आपके पास आए और आप उसके ऑप्शन खत्म कर दो और फटाफट से उसको सामान बेच दो, तो ये हो गया विकल्प समापन। दूसरा ये है कि आप ग्राहक को संतुष्ट करो और उसके बाद तुरंत ही कहो कि वो सामान खरीद ले। उदाहरण के लिए सेल्स पर्सन ग्राहकों से कहेगा सामान के कुछ ही पीस बचे हुए सर ले लो वरना बिक जाएंगे, तो वो ग्राहक के ऊपर दबाव डाल रहा है कि भाई अगर तुमने अभी सामान नहीं लिया तो फिर सामान खत्म हो जाएगा। चौथा है डायरेक्ट क्लोज, यानी कि प्रत्यक्ष समापन। अब डायरेक्ट क्लोज तकनीक जो होती है इसमें क्या होता है, इस तकनीक में विक्रेता सीधे ग्राहक से पूछता है, यानी कि सेल्स पर्सन सीधे कस्टमर से पूछता है कि भाई सामान खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। लेकिन ये जब होता है जब ग्राहक वास्तव में इंटरेस्टेड हो सामान खरीदने के लिए। चौथा है परिवर्तनात्मक समापन, अल्टरनेटिव। इसमें सेल्स पर्सन क्या करता है, इसमें सेल्स पर्सन ग्राहक को हाँ या नहीं के बजाय विकल्प चुनने को प्रेरित करता है। यानी कि कोई सामान है, जैसे मान लो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो वो कहेगा अच्छा इसे मैं अलग रंग में दिखा दूं, अच्छा रेड कलर में दिखा दूं, ब्लू कलर में दिखा दूं। वो ऐसा करके आपको और अट्रैक्ट करेगा ताकि क्या पता और कोई सामान देखने के बाद आपको अच्छा लग जाए, आप वो सामान खरीद लो। ये सब क्या है, ये सब सेल्स की टेक्निक हैं। अगर आप सेल्स पर्सन बन रहे हो तो किताब आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, और अगर आप ग्राहक हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कैसे काटा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं आश्वासन समापन की। आश्वासन का मतलब क्या है कि बंदे को आपने पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिया है। इस तकनीक में सेल्स पर्सन ये मानकर चलता है कि ग्राहक अब सामान खरीद ही लेगा, बस क्या है औपचारिकताओं पर ध्यान देना है। तो वो क्या करता है, क्या मैं इसे आपके पते पर कल सुबह भिजवा दूँ, सर होम डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप बस पेमेंट कर दीजिए। अगला तरीका होता है, एक और टेक्निक है प्रलोभन, यानी कि बंदे को क्या करा जाए, इंसेंटिव क्लोज, कुछ अलग से प्रॉफिट वगैरह देकर कि हाँ भाई इस सामान के साथ ये फ्री है, ऐसे वैसे करके विशेष ऑफर वगैरह देकर बंदे को तैयार कर दो कि भाई बंदा सामान खरीद ले। फॉर एग्जांपल, यदि आप इसे सामान को आज ही खरीदोगे तो 10% की छूट मिल जाएगी, कल खरीदोगे तो सर फिर ये छूट नहीं होगी, कुछ ऐसे करके आपके सामने बकवास की जाएगी। अगला है अर्जेंसी क्लोज, आपातकालीन।
इसमें ग्राहक को ये बताया जाता है कि भाई देखो सामान जो है सीमित ऑफर के लिए है। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार दिवाली वगैरह पर सेल आती है कि 10 दिन की सेल है, ताकि लोगों के पास डिसीजन लेने का समय ना मिले। कई बार ऐसा भी होता है 20% ऑफ केवल 10 मिनट के अंदर कि बंदा सामान ले ही ले। तो कुछ बंदे ऑफर की वजह से भी ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। अगली बात है बेनिफिट क्लोज। ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। देखो मैं तुम्हें बता दूं, कोई बंदा अगर ऑफर में सामान बेच रहा है वो तुम्हारे लिए नहीं बेच रहा, उसका अपना प्रॉफिट होगा जरूर, क्योंकि कोई बंदा घाटे के लिए तो आउटलेट नहीं चलाएगा। तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें उत्पाद की सेवा पर जोर दिया जाता है ताकि ग्राहक को ये समझ आए कि खरीद उसके लिए मूल्यवान है। तो इस प्रकार से विक्रय समापन की अलग अलग तकनीक है। ये ग्राहकों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि सेल्स पर्सन कौन सी टेक्नोलॉजी का कब यूज़ करेगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है भाई क्लोजिंग टेक्निक क्या है, तो आप ये मानकर चलिए आपको ये बताना है कि एक सेल्स पर्सन है और एक ग्राहक है। सेल्स पर्सन ग्राहक को सामान बेचने के लिए जो जो तरीके प्रयोग करेगा वो सारी क्या होंगी, समापन तकनीक होगी। अब बस इससे रिलेटेड आप बना के आंसर लिख देना। अब हम इस क्वेश्चन पेपर के सबसे लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से 4 टॉपिक हैं और किसी 2 पर आपको 10-10 नंबर में टिप्पणी करनी है। हालांकि मैं यहाँ पर चारों ही ऑप्शन आपको कवरअप कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है संगठनात्मक कौशल क्या होता है। हालांकि इसकी चर्चा हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। संगठन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, और कौशल्स का मतलब क्या होता है, स्किल। तो संगठन कौशल एक क्षमता है जो किसी व्यक्ति के कार्य को, समय को और संसाधनों को मैनेज करने में सक्षम बनाती है। ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको अगर पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना है या व्यावसायिक लाइफ में आगे बढ़ना है या अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, तो आपको अपने काम में, अपने समय में और जो चीज़ें आपके पास हैं उनके बीच में मैनेजमेंट बनाकर चलना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम है, आपको काम करने में कितना समय लगेगा और उस काम को पूरा करने के लिए आपके पास क्या क्या संसाधन हैं। जब आप इन तीनों चीज़ों में मैनेज कर लेते हो तो आपको ये माना जाएगा कि आप संगठन के रूप में एक अच्छे स्किलफुल बंदे हो। तो संगठनात्मक कौशल क्या हुआ, तो संगठनात्मक कौशल एक क्षमता है सिर्फ जो किसी व्यक्ति को कार्य, समय और संसाधनों के बीच में मैनेजमेंट चलाने में एक मदद करती है। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, एक बंदे के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो आज की दुनिया में सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि हर एक बंदा क्या करता है, काम तो करता है लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए दुनिया के 90% लोग परेशान हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। यह कौशल व्यक्ति की प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में और समय का सही उपयोग करने में मदद करता है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है ना, तो आप जो चीज़ें जरूरी है पहले उसे समय दोगे और जो चीज़ कम जरूरी है उसे बाद में समय दोगे। लेकिन हम जो चीज़ें कम जरूरी है उसे कई बार ज़्यादा समय देते हैं क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट करना ही नहीं आता। तो अगर हम कार्य को समय पर पूरा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और स्ट्रेस कम रहेगा। अगर हम कार्य को समय पर पूरा नहीं करेंगे तो तनाव बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो सबसे पहली बात क्या है, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए हमें। दूसरा है कार्य मैनेजमेंट आना चाहिए, यानी कार्य प्रबंधन, टास्क ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए कि जो कठिन कार्य हो उसे हमें छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और एक प्लानिंग से पूरा करना चाहिए। जैसे हमें पता था एक क्वेश्चन पेपर क्या है, बड़ा है, हम अगर इसे एक ही वीडियो बनाते तो 2-3 घंटे की वीडियो बन जाती। तो हमने क्या करा, इसे छोटे छोटे भागों में बांट लिया और ताकि अच्छे से आपको पूरी की पूरी क्वालिटी दी जाए। तो ये क्या कहलाता है, कार्य प्रबंधन कहलाता है। तीसरा है संसाधन प्रबंधन। अब देखो किसी भी कार्य करने के लिए आपको रिसोर्सेज की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जैसे कि सबसे पहला रिसोर्सेज है धन। किसी भी काम करने के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए, ठीक है, कुछ लेबर भी चाहिए होगी, कुछ आपके टारगेट भी होंगे, कुछ मशीन की भी ज़रूरत होगी। तो इन सब का सही उपयोग भी करना आना चाहिए हमें। यानी कि मान लो हमने एक कंपनी खोल ली, हमने उसमें 10 एम्प्लॉय रख लिए, लेकिन उन एम्प्लॉय को कैसे यूज़ करना है ये भी तो आना चाहिए। हम 4 मशीन ले आए, उन मशीनों को कैसे यूज़ करना है ये भी तो आना चाहिए। हमारी कंपनी का क्या टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ये भी तो पता होना चाहिए। ये सब रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आता है। और चौथी और सबसे बड़ी बात होती है गोल सेटिंग। अगर हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है तो ये मान के चलो हमारा संगठन भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे चलेगा। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई ये संगठनात्मक कौशल क्या है, तो आप बोलोगे संगठनात्मक कौशल एक क्षमता है जिसमें हम समय, कार्य और संसाधनों का प्रबंधन करते हैं ताकि अपने गोल को अचीव कर सकें। महत्व क्या है, महत्व इसका ये है कि भाई ना सिर्फ वर्किंग प्लेस पर बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है इसका, क्योंकि इससे समय की बचत होती है, स्ट्रेस नहीं होता लाइफ में, डिसीजन अच्छे ले सकते हैं हम, और इस टीम भावना की काम भी करता है ये। संगठनात्मक कौशल को अगर आपको बढ़ावा देना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। यानी कि हमें ये लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आज हमें क्या क्या काम करना है, सुबह इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, यानी कि एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। डिजिटल टूल्स यानी कि कैलेंडर और प्रोजेक्ट वगैरह जितने भी ऐप्स हैं उनका यूज़ हमें करना पड़ेगा उस काम के लिए। यानी कि पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, इस काम के लिए हमें इस चीज़ की जरूरत है, इस काम के लिए इस चीज़ की जरूरत है, और फिर उसका यूज़ करना पड़ेगा। और एक टाइम भी सेट करना पड़ेगा, भाई इतने समय में हमें इतना काम करना ही करना है, तभी हम अच्छे से अपने अंदर की स्किल्स को बढ़ावा दे सकते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए संगठनात्मक कौशल क्या है, इसे हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, तो आप बोलोगे संगठनात्मक कौशल के अंतर्गत हम टाइम, वर्क और रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं ताकि अपने गोल को पूरा कर सकें। इसका महत्व इंडिविजुअल लाइफ में भी है और वर्किंग प्लेस पर भी है। इसके लिए हमें टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, यानी कि क्या क्या काम करना है, इसका एक पूरा टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। काम करने के लिए किन किन टूल्स की जरूरत है वो हमारे पास होने चाहिए, और एक टारगेट टाइम सेट होना चाहिए कि इतने समय में हमें ये काम करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, विक्रय में नैतिकता का महत्व। ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्स में एथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था, नैतिकता का मतलब होता है अच्छे और बुरे में अंतर करना, और सेल्स में एथिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सेल्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें अपना प्रॉफिट प्राप्त करना है, बल्कि हमें इंसानों के साथ इंसानियत भी तो दिखानी है। ये नहीं कि अपने प्रॉफिट के लिए किसी को जहर भी बेच देंगे, ऐसा थोड़ी है। तो विक्रय में नैतिकता का बहुत महत्व है, क्योंकि सेल्स का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, बल्कि ग्राहक और व्यवसाय के बीच में संबंध भी बने रहे, हम ये तय करते हैं। नैतिकता ये कहती है कि सेल्स पर्सन अपने व्यवसाय में ईमानदारी रखेगा, ट्रांसपेरेंसी रखेगा और ग्राहकों का भी लाभ देगा। विक्रय में नैतिकता का महत्व यह है कि इससे भरोसे का निर्माण होता है। कोई बंदा ईमानदारी से अपना काम कर रहा है तो इससे क्या होता है, ग्राहकों को भरोसा होता है कि ये बंदा असली सामान ही बेचेगा। जैसे ब्रांडेड कंपनियां जो हैं ये भरोसा कमा चुकी हैं, इसलिए व्यक्ति ब्रांडेड के पीछे भाग रहा है, चाहे वो मिला कर अब सामान बेच रहे हों। दूसरी बात है, नैतिकता का दूसरा महत्व यह है कि ग्राहक संतुष्ट होता है। तीसरा महत्व ये होता है कि लंबे समय तक संबंध बने रहते हैं। चौथा महत्व ये होता है कि कानूनी जोखिम से बचाओ। अब भाई आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, कुछ मिलावट ही नहीं कर रहे, तो आपको डरने की क्या ही जरूरत है। आपके ऊपर विवाद नहीं होंगे, आपके ऊपर केस नहीं होंगे, और ब्रांड की एक अच्छी छवि बन जाएगी जो ग्राहकों को अट्रैक्ट करेगी। और दूसरी बात यह कि सेल्स में अगर एथिक्स होगी तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी होगी। तो इससे पता चलता है विक्रय में नैतिकता व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत जरूरी है, और ये समाज को एक अच्छे वे में बदलाव ला सकती है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत बताओ। ये थोड़ा सा अब इसमें आप बना के नहीं लिख सकते अगर आपको आता नहीं है तो इसे पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा। तो एक बंदा था जिसका नाम था अब्राहम मैस्लो। ये अमेरिकन था, यानी कि अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, अब्राहम मैस्लो। इन्होंने एक थ्योरी दी 1943 में। इस थ्योरी में उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन नीड है, यानी कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, इनके 5 स्तर होते हैं, और इसी को हम मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत कहते हैं। यानी कि एक बंदा जिसका नाम क्या है, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने अपना सिद्धांत कब दिया, 1943 में। इन्होंने कहा हर मनुष्य की कुछ ज़रूरतें होती हैं, और इन ज़रूरतों के भी अलग अलग लेवल होते हैं, और ये 5 प्रकार के लेवल हैं जिनकी वजह से मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। सबसे पहला जो लेवल है हमारी ज़रूरतों का, वो हमारी शरीर से जुड़ा हुआ है, यानी कि शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं। ये हमारी बेसिक नीड होती हैं जो हमें जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, जैसे खाना, पानी, नींद। ये कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं, अगर ये पूरी ना हो तो हम मर जाएंगे, जीवित रहना हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि अब्राहम मैस्लो नाम का एक बंदा है, अमेरिकन है, 1943 में एक थ्योरी दे रहा है। इसी थ्योरी को मैस्लो थ्योरी कह रहे हैं या मैस्लो का सिद्धांत कह रहे हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, ये 5 लेवल पर होती हैं। पहले लेवल पर इंसान, हर एक बंदा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भाषा को, हर बंदे की एक बेसिक नीड होती है कि हर बंदे को खाना चाहिए ही चाहिए, पानी चाहिए ही चाहिए, नींद चाहिए ही चाहिए। अगर ये आवश्यकताएं किसी की पूरी ना हो तो उस व्यक्ति का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। जब इंसान की पहली नीड पूरी होती है, उसे खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, नींद मिल जाती है, कपड़े मिल जाते हैं, तो इंसान दूसरी लेवल पर चला जाता है। दूसरी लेवल में इंसान ना सिक्योरिटी मांगता है यार, सुरक्षा मांगता है। वो कहता है मेरे पास खाना है, कपड़ा है, घर है, अब मुझे क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फ्यूचर की सिक्योरिटी। आज के टाइम पर जो युवा है ना, वो सबसे ज़्यादा इसी समस्या से ग्रसित हैं। जहाँ पर क्या होता है युवाओं का कि जब एक बार व्यक्ति की ना जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाती हैं तो जीवन में सुरक्षा मांगता है, और आज का युवा भी सुरक्षा मांग रहा है। किस चीज़ की, जॉब की सुरक्षा। कि जैसे आजकल बहुत सारे लोग क्या हैं, जॉब लग जा रही है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। अब उन्हें ये यार हमारी परमानेंट जॉब होती है, हम यही करते रहते हैं, ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा बंदा। फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहता है बंदा, अच्छे स्वास्थ्य की सुरक्षा चाह रहा है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है। तो मैस्लो ये कह रहा है कि सबसे पहले इंसान को बेसिक नीड चाहिए जो उसको शरीर को जिंदा रखे। फिर जब उसकी वो नीड पूरी हो जाती है तो सुरक्षा चाहिए। हर एक बंदा, 99.99% बंदा सिक्योरिटी चाह रहा है भाई, हर जगह से सिक्योरिटी चाह रहा है। वो कह रहा है मेरे पास खाना है, कपड़ा है, घर है, सब है। अब भविष्य में भी ये सब चीज़ें ऐसी चलती रहें, मेरा घर और आगे बढ़ता रहे, मैं फाइनेंशियल और ज़्यादा सिक्योर हूँ, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, मेरी जॉब सिक्योर हो, मेरी हेल्थ हमेशा ऐसी रहे। ये दूसरी आवश्यकता है। मैस्लो तीसरी आवश्यकता में सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड को रख रहा है। तो देखो, मनुष्य मशीनों से सिर्फ एक ही तरीके से अलग है, मनुष्य में भावनाएं और मशीनों में भावनाएं नहीं हैं। अगर मनुष्य धीरे धीरे मशीन बनता जा रहा है ना, तो ये समझ लो उसके लिए नुकसान है।
और मनुष्य के अंदर भावनाएं कहाँ से पैदा होती हैं? समाज से। यह आवश्यकताओं का तीसरा स्तर है, यानी कि मनुष्य सबसे पहले क्या चाहेगा? खाना पानी। दूसरी चीज़ क्या चाहेगा? सिक्योरिटी। अब तीसरा संबंध है उसका प्रेम और अपनेपन से। हर एक व्यक्ति क्या होता है, जब पूरे दिन काम करके आता है ना, तो वो सोचता है घर जाके उसे क्या मिले? अपनापन मिले। और इसके लिए वो अपना परिवार बनाता है, नातेदारी बनाता है, दोस्त बनाता है, ताकि बड़े से बड़े समूह से लेकर छोटे से छोटे समूह तक उसे प्यार की भावना मिले। क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान के लिए खाना पानी जरूरत है ना, उतनी ज़्यादा इंसान के लिए ना इमोशंस की भी ज़रूरत है। लेकिन आजकल लोग क्या है, इमोशन लेस हो जा रहे हैं, बिल्कुल लोगों के अंदर भावना ही नहीं है। और इसी वजह से आधे से ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। क्योंकि मनुष्य अगर भावनाओं में नहीं है तो ये मान के चलो भाई, फिर उसमें और रोबोट में कोई अंतर भी नहीं है। तो इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए भाई। ये समाज की आवश्यकता है, सोशल नीड है, ऐसा मैस्लो कह रहा है। मैस्लो कहता है अगर घर कपड़ा है, सिक्योरिटी भी है और सामाजिक संबंध भी बन गए हैं, तो चौथे लेवल पर चला जाता है बंदा। और चौथा लेवल है सम्मान का। अब बंदे को क्या चाहिए? सोशल रेस्पेक्ट। आवश्यकता सोपान का एक चौथा स्तर है। इसमें व्यक्ति की सेल्फ डिग्निटी होती है, आत्मसम्मान होता है। जिस बंदे के पास खाना भी हो, पानी भी हो, सुरक्षा भी हो, प्रेम भी हो, लेकिन उसका आत्मसम्मान ना हो, हर जगह उसकी बेइज्जती की जाए, तो बंदा ना, मनुष्य जो होगा, वो बंदा जो होगा, वो हीन भावना का शिकार हो जाएगा और हो सकता है कि वो आत्महत्या भी कर ले। तो हर एक बंदे के अंदर आत्मसम्मान की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक बंदे थे इमैनुअल कांट, जर्मन दार्शनिक है इमैनुअल कांट ने कहा कि हर व्यक्ति के साथ व्यक्ति ऐसा व्यवहार करो। आज के टाइम पे जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि लोगों के अंदर आत्मसम्मान की कमी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? लोगों के आत्मसम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। हर एक व्यक्ति से इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि भाई वो आखिर है तो एक व्यक्ति ही। ऐसा नहीं कि उसे अपने यूज़ में रखा और फेंक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूज़ एंड थ्रो नहीं होना चाहिए। तो ये बताओ, हमारे जीवन की सबसे पहले आवश्यकता क्या है? बेसिक नीड, शारीरिक आवश्यकताएं, खाना पीना नींद। फिर हमें क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रेम। फिर हमें क्या चाहिए? सम्मान। अब है आत्मसिद्धि। यहाँ पर आत्म थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है भाई, इसे सही कर लेना, है ना। ये ऐसे होता है आत्म सिद्धि, ठीक है, या ता पे हलंत लगा दो। तो आत्मसिद्धि ये सबसे उच्चतम स्तर की आवश्यकताएं हैं। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल की आवश्यकताएं हैं। इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसने अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग किया है और वो संतुष्ट है और वो अपने सर्वश्रेष्ठता पर पहुंच चुका है। हालांकि ये आवश्यकताएं समय के साथ बदलती रहती है, क्योंकि हर एक बंदा जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो अगर क्वेश्चन आए भाई मैस्लो की थ्योरी बताओ, तो तुरंत ही बता देना भाई, जीवन की हमारी 5 चरण हैं। पहले चरण में हम बेसिक नीड चाहते हैं, दूसरे चरण में हम सिक्योरिटी चाहते हैं, तीसरे में हम प्रेम चाहते हैं, चौथे में हम जो है सम्मान चाहते हैं, और पांचवी जो है वो हाई लेवल की है, जिसमें हम अपनी 100% यूज़ करना चाहते हैं, एफिशिएंसी को। और इस क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्रय अभिप्रेरण, यानी कि बाइंग मोटिवेशन। इसमें आपको यह बताना है कि जो एक उपभोक्ता होता है, यानी कि एक जो सामान खरीदने वाला बंदा होता है, आखिर वो क्यों सामान को खरीदने के लिए प्रेरित होता है। आखिर वो अपना निर्णय कैसे ले लेता है सामान को खरीदने का, और कौन उसे मोटिवेट करता है। तो आपको पता है, अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो पहली चीज़ जो हमें मोटिवेट करेगी वो हम खुद हैं, हमारी नीड है। दूसरा फिर विज्ञापन है। तो क्रय अभिप्रेरण, बाइंग मोटिवेशन का मतलब ये है कि उपभोक्ता सामान को खरीदने के लिए प्रेरित हो रहा है। अब ये जो क्रय अभिप्रेरण है, यानी अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन, है ना। इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो इमोशनल मोटिवेशन, भावनात्मक अभिप्रेरण। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की भावनाओं को, जैसे प्रेम, सुरक्षा, आराम, खरीद, ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे उपभोक्ता बच्चों के लिए खिलौने लेना चाहता है, तो क्यों लेना चाहता है? क्योंकि वो सुरक्षा और प्रेम भाव से वो सामान खरीदना चाहता है। तो यानी कि व्यक्ति जो सामान खरीदना चाह रहा है, तो उसकी पहली मोटिवेशन है जो इमोशनली वे में जुड़ी हुई है। यानी कि सामान की उससे ज़रूरत नहीं है, बट वो इमोशनली होकर वो सामान ले रहा है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से मिलने गया, तो वो क्या करेगा? कुछ फूल वगैरह लेकर जाएगा, फल वगैरह लेकर जाएगा। क्यों लेकर जा रहा है भाई वो? क्योंकि सामने वाले को वो क्या करना चाहता है? प्रसन्न करना चाहता है। तो ये कैसा मोटिवेशन होगा? इमोशनल मोटिवेशन होगा। इसलिए जो कंपनियां हैं, जब वो अपना विज्ञापन देती हैं, एडवर्टीजमेंट देती हैं, तो वो लोगों के ना इमोशंस का भी पूरा फायदा उठाती हैं। दूसरा होता है रेशनल मोटिवेशन, ये होता है लॉजिकल, तर्क संगत। इसमें उपभोक्ता ना सामान की क्वालिटी को देखता है। वो यहाँ फीलिंग इमोशन से नहीं है, वो सामान की क्वालिटी देखेगा, प्राइस देखेगा, उसकी उपयोगिता देखेगा। जैसे ऊर्जा बचाने वाले उपकरण खरीदेगा, जैसे हम मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कौन सा सामान कम बिजली खींचेगा, क्वालिटी कितनी होगी, गारंटी क्या होगी। ये सब तर्क संगत अभिप्रेरण होते हैं। तीसरी बात होती है सोशल, यानी कि समाज में किस चीज़ का क्या चल रहा है, जैसे कौन से ब्रांड के कपड़े चल रहे हैं, क्या चीज़ें फैशन चल रहा है। तो इंसान समाज के देखा देखी सामान खरीदता है सॉरी। तो यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि इंसान सामान खरीदता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं। तो पहली चीज़ होगी इमोशनल, कि बंदा भावुक होकर सामान खरीद रहा है। जैसे एक पिता अपने घर पर जा रहा है तो बच्चे के लिए खिलौने खरीद कर लेके गया, इसमें इमोशंस काम कर रहे हैं। सेकंड वन ये है कि बंदा सामान खरीदने गया
अब उसके अंदर इमोशंस नहीं, वो सीधे रेशनल की बात कर रहा है, लॉजिक की बात कर रहा है कि सामान की क्वालिटी क्या है, कीमत क्या है, उपयोगिता क्या है। तीसरा है समाज मोटिवेट करता है लोगों को सामान खरीदने के लिए कि फैशन क्या चल रहा है। वो आपके पास दुनिया भर के कपड़े हों लेकिन नया फैशन आ जाए, आप अब वो कपड़े खरीदोगे। तो चौथा जो है मोटिवेशन, वो है सुविधा। समय और प्रयास बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सुविधाएं लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ले रहे हैं। तो ये किस किस प्रकार का मोटिवेशन है, यह है सुविधा आधारित। महत्व क्या है इसका, महत्व यह है कि अगर कंपनियां लोगों के अभिप्रेरण को समझ जाती हैं तो उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से सामान को डिजाइन करती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी तो और आपने कोई चीज़ लगातार सर्च करी, तो उसके बाद जैसे उस चीज़ पर ऑफर आएगा वैसे आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा। आप यूट्यूब पर कोई एक वीडियो देखोगे वैसी और वीडियो भी आपको रिकमेंड कर दी जाएगी, गूगल पर कोई एक चीज़ सर्च करोगे वैसी और चीज़ आपको रिकमेंड कर दी जाएगी। ये सब क्या है, ये सब ग्राहक के व्यवहार को समझने के बाद उसको मोटिवेट किया जाता है, भाई तू ये चीज़ ले ही ले। आप यकीन नहीं मानो, आप एक गाड़ी के लिए क्या करो, एक गूगल पे गाड़ी सर्च करो, भाई इसका प्राइस क्या है, इसमें क्या है भाई उसके बाद तो दुनिया भर के ना आपके सामने रिकमेंडेशन आने लग जाएगी। हर रोज़ ऐसा लगेगा, अब आपको लगेगा यार गाड़ी खरीद लूँ मैं। तो ये सब क्या है, ये सब ये है कि ग्राहकों के व्यवहार को समझो, अब उसे मोटिवेट करो सामान के लिए कि भाई तू पैसा हमें दे दे, हम कमा ले और तू घर पे बैठ। यही कहलाता है क्रय अभिप्रेरण। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जून 2022 का जो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था, इसके एक एक आंसर को आप समझ चुके हो। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर देने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।